चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी, जो हमारा पार्ट बी है फिटनेस एंड वेलनेस का। इसका हमारा तीसरा टॉपिक बचा हुआ था, एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी। तो इसमें देखेंगे तो टॉपिक में ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, पर क्या है, कैसे एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया जाता है पूरे डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी का, मतलब हर मसल्स पे मेजर मेजर जो भी मेरे बॉडी के मसल्स हैं उन पे फोकस करके। तो बात करते हैं क्या हो जाएगा एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी में। Exercise programs for whole body development aim at the balanced growth of all major systems of the body। मतलब जो भी आपके मेजोरिटी ऑफ सिस्टम्स हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आपकी मस्कुलर सिस्टम हो गई, स्केलेटल सिस्टम हो गई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, नर्वस सिस्टम हो गई। तो ये सारे सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कार्डियोवास्कुलर मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम मान लीजिए। तो ये सारे सिस्टम पे फोकस होना चाहिए, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। टॉपिक से मतलब ये होगा ना कि एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी में मेरे अलग अलग सिस्टम्स आएंगे। सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब सारे सिस्टम्स मेरे अच्छे से फंक्शन करने चाहिए, उनके लिए वर्कआउट होना चाहिए। तो सच प्रोग्राम्स एनहांस स्ट्रेंथ। तो ऐसे प्रोग्राम्स होंगे क्या बढ़ाएंगे, मेरे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, एंड्योरेंस बढ़ाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, मेरे बॉडी में कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, और पूरा ओवरऑल जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस, वो भी बढ़ाएंगे, जो एक इसेंशियल है काफ़ी मेरे को हेल्दी रहने के लिए और डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और जो भी मुझे अगर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस चाहिए तो उसमें एनहांस करने के लिए। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे होल बॉडी एक्सरसाइज प्रोग्राम के। टू डेवलप ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, जैसे कि आपका ओवरऑल फिटनेस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी डेवलप करना, आपका पोस्चर मेंटेन करना, और जो भी आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे आपको जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के चक्कर में हो रही है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो सब ना हो। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से फंक्शन करे, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स और मसल से कोऑर्डिनेशन अच्छा बने, और जो आपका बॉडी का बैलेंस है वो अच्छा मेंटेन हो, और साथ ही में आपका क्या बोला है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बना रहे आपके बॉडी और माइंड का। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर हम देखेंगे तो होल बॉडी एक्सरसाइज प्रोग्राम के। अब अगर हम देखें प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत क्या हो जाएंगे होल बॉडी एक्सरसाइज प्रोग्राम के। पहला बोला प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ाना इंटेंसिटी को। पहले दिन आपके पास कोई बच्चा आया वर्कआउट करने, आपको बोले जब 15 किलो का डंबल उठा, ऐसे तो नहीं होता ना, पहले उसको 5 किलो को उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है। तो जो भी हमारी डेवलपमेंट होती है ना, स्पाइरल वे में होती है। जैसे मान लीजिए स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी देखी होगी ना आपने, तो पहले हम कोई नई चीज़ को सीखते हैं, सीखा हमने, फिर उस पर कंसोलिडेट करते हैं, फिर उस पर कंसोलिडेट करते हुए नई चीज़ सीखते हैं, फिर उसको और कंसोलिडेट करते हैं। तो ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव वे में मेरा चलता है। तो ग्रेजुअली वी शुड इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। फिर क्या बोला, रेगुलरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आ गया, मतलब कोई भी चीज़ को रेगुलर करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला कंसिस्टेंसी इज द की फॉर रिजल्ट्स। फिर क्या बोला, स्पेसिफिसिटी, मतलब जो हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। कभी मैंने चेस्ट का वर्कआउट किया, कभी इस मसल्स पे टारगेट किया, तो हर मेजर मसल्स पे इन्वॉल्व होना चाहिए। पता चले मैं डेली जा रहा हूँ जिम में बाइसेप्स ही मारे जा रहा हूँ, तो कोई स्पेसिफिक तो नहीं कर रहा हूँ, डेली एक ही चीज़ कर रहा हूँ, बाकी सारे मेजर मसल्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो आपका ऐसा भी होता है, पता चले मैंने एक दिन कोर कर लिया, उसी दिन मैंने चेस्ट ही मार लिया, सारा एक ही साथ कर लिया। तो कोई भी एक प्रिंसिपल मेजर मसल पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रिंसिपल कोई मुझे फॉलो करना चाहिए, एक एक मसल्स को टारगेट करके अलग अलग दिन करना चाहिए। फिर क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, मतलब आपको रेस्ट भी उतना ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 किलो उठा रहे हैं, 20 किलो को उठा के आपको पूरा बॉडी थका दो पहले दिन जिम में ओवरलोड दे के, जितना मेरा बॉडी का लेवल है उससे ज़्यादा करवा के आपको कैपेसिटी से बाहर करा दिया कि आप, ताकि आप जितना किए उतना आपको नेगेटिव उसका इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट पड़ गया। फिर क्या बोला, इंडिविजुअलाइजेशन में क्या बोला है कि हर इंडिविजुअल्स का अलग लेवल होता है। कोई मान लीजिए किसी का एज अलग है, कोई किसी का सेक्स अलग है, किसी का जेंडर अलग है, किसी का फिटनेस लेवल अलग है। तो हर इंसान के हिसाब से मुझे उसका जो वर्कआउट है उसको प्लान करना चाहिए, उसको टेलर्ड कर देना चाहिए उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जो उसकी बॉडी अच्छे से कोप अप कर पाए। और अगला पॉइंट क्या बोला, प्रिंसिपल में रिकवरी। तो जो भी मैं सेशंस करता हूँ उसके बीच में मुझे रिकवरी इसेंशियल है। मान लीजिए अगर मैं, बोलते हैं बॉडी बनाना, तो आपको रिकवरी के लिए अच्छा डाइट भी चाहिए आपको। तो 20% वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अच्छा 80% प्रॉपर रिकवरी चाहिए, मतलब डाइट चाहिए अच्छा। तो आप डाइट लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए सेशंस के बीच में। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए अगर आप एक प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं, होल बॉडी एक्सरसाइज प्रोग्राम को। फिर बात करते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए होल बॉडी डेवलपमेंट के लिए। तो आप अगर मान लीजिए वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा लाइट जॉगिंग कर लिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिए, मोबिलिटी ड्रिल्स कर लिए। मोबिलिटी मतलब हाउ मोबाइल वी आर, हम थोड़े कुछ मूवमेंट ड्रिल्स कर लिए। फिर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट मतलब पुशअप्स कर लिए, स्क्वाट्स मार लिए, लंजेस कर लिए, पुलअप्स कर लिए, वेट ट्रेनिंग कर लिए स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए।
आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग कर ली है। फिर बात करते हैं एंड्योरेंस डेवलपमेंट की, थोड़ा सा रनिंग कर ली है, फार्टलेग ट्रेनिंग कर ली है, स्किपिंग कर ली है, स्विमिंग कर ली है, साइकिलिंग कर ली है। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट में अलग अलग योगा एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं योगासन कर लूँगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फिर डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कर लूँगा। स्पीड एंड एजिलिटी ट्रेनिंग के लिए स्प्रिंटिंग ड्रिल्स कर लूँगा, शटल रन्स कर लूँगा, लैडर ड्रिल्स कर लूँगा। और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए क्या कर लूँगा मैं, बैलेंसिंग बोर्ड पे कर सकता हूँ, वन लेग स्टैंड कर सकता हूँ, जिम्नास्टिक का कुछ ड्रिल्स कर सकता हूँ। और कूल डाउन एक्सरसाइज में स्लो जॉगिंग, डीप ब्रीदिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग, मतलब बिना मूवमेंट वाली स्ट्रेचिंग, जो होल्डिंग एक्सरसाइज होती है आपकी। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे जैसे जैसे हम कर सकते हैं होल बॉडी डेवलपमेंट के लिए। फिर अगर मान लीजिए एक सैम्पल एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाऊं होल बॉडी का, पहले बात कर लेते हैं डेली रूटीन का। तो डेली रूटीन मान लीजिए मुझे अगर डेली वाइज जा रहे हैं तो एक वार्म अप करना पड़ेगा मुझे 5 से 10 मिनट का। फिर जो मैंने स्ट्रेंथ का टारगेट करना है तो मैंने स्ट्रेंथ के लिए क्या करूंगा, उस दिन थोड़ा पुशअप्स मार लिया अपर बॉडी के लिए, स्क्वाट्स एंड लंजेस कर लिया लोअर बॉडी के लिए, और प्लैंक कर लिया कोर स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि मैंने आज अपना फोकस किया था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। तो एंड्योरेंस पे अगर मैं करता 10-15 मिनट का मान लीजिए स्किपिंग कर लेता, रनिंग कर लेता, साइकिलिंग कर लेता। फ्लेक्सिबिलिटी अगर टारगेट करता तो योगा पोस्चर्स कर लेता, भुजंगासना, त्रिकोणासना, पश्चिमोत्तासना। और कूल डाउन फिर लास्ट में कर लूंगा 5 मिनट का डीप ब्रीदिंग और लाइट स्ट्रेचिंग। तो ये तो ऊपर ऊपर से बात किया मैंने एक डेली रूटीन का जनरल फिटनेस जो मुझे मेंटेन करना है, मतलब सामान्य तौर पे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, नॉर्मल, जो हेल्दीनेस और वेलनेस को मेंटेन करके रखा रहे। अगर मैं वीकली प्लान पे जाऊँ तो मुझे हर दिन अलग अलग मसल्स पे टारगेट करना पड़ेगा कि मैं इस दिन फ्लेक्सिबिलिटी वाला करूंगा, इस दिन स्ट्रेंथ करूंगा, इस दिन एजिलिटी करूंगा, इस दिन कोऑर्डिनेटेड ड्रिल करूंगा। तो डे 1 से 4 तक मैंने मान लीजिए बांट दिया स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पे। डे 2 से लेकर 5 तक मैंने कर दिया कुछ ना कुछ, डे 1 और 4 कर दिया स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, डे 2 एंड 5 एंड्योरेंस एंड एजिलिटी बांट दिया, डे 3 और 6 को क्या करूंगा, मिक्स ट्रेनिंग करूंगा, मतलब सर्किट ट्रेनिंग करूंगा, होल बॉडी का अलग अलग एक्सरसाइज अरेंज करके मैं हर मसल्स पे फोकस करूंगा। और डे 7 मान लीजिए एक्टिव रेस्ट होगा, या फिर योगा करेंगे थोड़ा सा, या फिर वॉक कर लेंगे। तो ये आप वीकली प्लान ऐसे बना सकते हैं। एक मैंने ही बनाया था अपने कॉलेज डेज में, उसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका मान लीजिए, तो ये एक वीक का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया रेड में हाई इंटेंसिटी, मतलब 80 से 90% वाला। फिर मैंने बनाया येलो में थोड़ा सा लाइट येलो कलर, येलोइश में इंटरमीडिएट इंटेंसिटी, फिर मॉडरेट वाला आपका 50 to 70% वाला इंटेंसिटी वाला, लाइट इंटेंसिटी मतलब 30 से 50% वाला। तो देख रहे हैं मैंने अलग अलग डिज़ाइन किया है, ये पूरी मतलब अच्छे रूल के हिसाब से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी ऐसे बना दिया कि इस दिन में भाग लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा नहीं है। तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है यहाँ पे 80 to 90% का। तो यहाँ पे मैं थकूंगा ज़्यादा क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा हूँ। एक दिन मैंने थका तो अगले दिन मैंने देख रहे हैं यहाँ पे येलो आ गया, मतलब येलो बॉक्स मतलब मॉडरेट वाला आ गया वर्कआउट। फिर यहाँ पे देख रहे हैं मॉडरेट था तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा लेवल इंटेंसिटी पे चला गया इंटरमीडिएट से। फिर मैं फ्राइडे पे आया तो मैं देख रहे हैं यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वाले ड्रिल्स कर रहा हूँ। और फिर मेरा रेस्ट कर लिया, अब मैं सैटरडे को कंटिन्यूस करा के हाई इंटेंसिटी कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं क्या होगा, अगर मैं एक दिन हाई इंटेंसिटी करूँ दूसरे दिन भी हाई इंटेंसिटी करूँ तो मेरा बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगा। मुझे फंक्शन करना 7 दिन तो मैं कर पाऊंगा 2 दिन। तो कोई भी ट्रेनिंग प्लान बनाया जाता है तो इस हिसाब से बनाया जाता है, उसका इंटेंसिटी को बांट के। तो मैं जब स्पीड वाला ड्रिल्स कर रहा हूँ तो मेरे को ताकत लगेगा, थक जाऊंगा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहेगा। वहीं पे ट्यूसडे को मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा जिम वाला है तो मॉडरेट इंटेंसिटी में लेकर चल रहा हूँ इसको। उस हिसाब से मैंने अपना ड्रिल्स बनाया हुआ है। नीचे में एजिलिटी क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीसरे दिन रख दिया, फिर मैं अगले दिन फिर से लाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोअर बॉडी, एक दिन अपर बॉडी जिम कर लिया, एक दिन लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया। फिर अगले दिन मैंने लाइट इंटेंसिटी कर लिया, फिर अगले दिन मैंने हाई इंटेंसिटी कर लिया। फिर आपका संडे तो रेस्ट है ही। तो हाई के बाद मैंने, अब देखिए यहाँ पे आपका सैटरडे था, फिर मैंने कंप्लीट रेस्ट लिया, फिर मैं इस दिन कर सकता हूँ हाई। तो ये आपका ऐसे ट्रेनिंग प्लान आपको कभी बनाना चाहिए। और अलग अलग एक्सरसाइज क्या क्या कराना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, किसको कितना टाइम देना है, जनरल वार्म कितना मिनट कराना है, स्पेसिफिक वार्म कितने मिनट का कराना है, मेन पार्ट इतने मिनट कराना है, कूल डाउन इतने मिनट का कराना है। तो ये आपका 45 मिनट का ड्यूरेशन का एक वर्कआउट प्लान है जनरल फिटनेस का, ठीक है। तो मैं बता रहा था यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ होल बॉडी एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो क्या क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे अगर मैं देखूंगा होल एक्सरसाइज बॉडी प्रोग्राम के। तो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड टोन, मेरे मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और थोड़ा मसल में टोन आ जाएगा, मतलब मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि झूल जा रहा है, तो टोन आ गया थोड़ा आपके मसल्स में। एनहेंसेस लंग एंड हार्ट एफिशिएंसी, जो आपकी लंग्स और हार्ट की एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी, आप अच्छे से ब्रीदिंग रेट आपका कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप हाँफना चालू कर थोड़ा सा भाग के, क्योंकि आपकी क्षमता बढ़ जा रही है तो आप
धीरे धीरे ब्रीदिंग करेंगे, कम सांस में ज़्यादा ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। फिर क्या बोला, जो भी मेरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल से जो मेरे हो रही थी, जैसे कि आप ओबेसिटी को, मोटापेपन को दूर करेंगे, जिसके चक्कर में बाकी बीमारियां जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस थी, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। इससे क्या होगा, फिर पोस्चर और बॉडी अलाइनमेंट मेरा इंप्रूव होगा। अगर मैं डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, वो होल बॉडी एक्सरसाइज प्रोग्राम में, मेरा पोस्चर अच्छा रहेगा, बॉडी का जो अलाइनमेंट है प्रॉपर रेशियो में बटा रहेगा सब चीज़, मेरा इम्यूनिटी बढ़ेगा, और जो मेरी एजिंग है, बुढ़ापेपन है, वो धीरे धीरे होगी, स्ट्रेस कम रहेगा और मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, जो कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन रहता है वो रिलीज हो जाएगा। फिर क्या बोला है, एनहांसेस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड डेली फंक्शनल एबिलिटी। तो फंक्शनल एबिलिटी, आप अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो ये सब हमारे क्या है, मुख्य तौर पे बेनिफिट्स हैं होल बॉडी एक्सरसाइज प्रोग्राम के। अब क्या क्या प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं, वही बेसिक वाले हो जाएंगे। क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं जब भी हम होल बॉडी का वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलवेज बिगिन विथ वार्म अप एंड एंड विथ कूल डाउन। वार्म के साथ स्टार्ट करिए, कूल डाउन के साथ एंड करिए। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग एंड एंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन। ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, और प्रॉपर हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेना है। ऐसा नहीं कि पानी पी के हाइड्रेट हो गया, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होना चाहिए। यूज करेक्ट टेक्निक्स टू प्रिवेंट इंजरी। अच्छे टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, पता चले कुछ बताया नहीं आपने, गलत तरीके से उठा लिया, आपका नस को खींच गया, प्रॉब्लम आ गई आपको। फिर क्या बोला है, चूज एक्सरसाइज एज पर एज, फिटनेस लेवल एंड हेल्थ कंडीशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, आप कौन सी एज में है, आपकी फिटनेस लेवल क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। फिर क्या बोला, प्रोग्रेस ग्रेजुअली एंड अलाउ प्रॉपर रेस्ट। वही सब प्रिंसिपल्स को ही बताया गया यहाँ पे, ग्रेजुअली मुझे प्रोग्रेशन की तरफ मूव करना है। तो ये सब प्रिकॉशंस थे जो मैं रख सकता हूँ। अभी मैंने बताया था डायबिटीज के बारे में, और बताया मैंने हाइपरटेंशन के बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज है क्या, वरना हेल्थ एजुकेशन में तो खैर होगा, आगे तो पढ़ेंगे ही, फिर भी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ मैं। डायबिटिक्स कैसे होता है, डायबिटिक्स एक क्रोनिक डिजीज है, मतलब लंबे समय तक चलती है। कब होता है, व्हेन योर ब्लड शुगर ग्लूकोज इज टू हाई। मतलब जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल है, बहुत ही बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। तो ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और कहाँ से आता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उस ग्लूकोज से मुझे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है बहुत ही बढ़ जाता है ना, तब मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। इनका आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो मेरे ग्लूकोज तो आ रहा है बॉडी में, पर मेरे बॉडी उसको यूज ही नहीं कर पा रहा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ना आपकी बॉडी के अंदर। क्योंकि इंसुलिन तो हार्मोन था जो इसको रेगुलेट कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, अब नहीं कर पा रहा है, या तो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या तो कर रहा है तो एकदम पुअर यूज कर रहा है। तो इंसुलिन कहाँ पे रहता है, ये आपका पेनक्रियाज में लोकेटेड रहता है। पेनक्रियाज यहाँ पे होता है आपका स्टमक में, ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज में, ठीक है। तो ये डायबिटीज के बारे में था। अभी मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, जब हेल्थ एजुकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से मैं कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। अभी बस मैंने डायबिटीज बताया, जो उसको डायबिटीज नहीं पता होगा, ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है तो हो जाता है, तो बस इतना पता रखिएगा। फिर इसमें होता है एक अल्फा सेल्स होता है, एक बीटा सेल्स होता है। कहाँ पे पाया जाता है, ये स्लैट ऑफ लैंग्रेंस होता है, यहाँ पे पाया जाता है ये अल्फा बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स होता है, क्या करता है, ये ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, जो हार्मोन होता है आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है बॉडी में। तो दो टाइप के होते हैं डायबिटीज, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। तो अल्फा cells become dysfunction and release too much glucagon even when blood sugar is already high, further contributing to hyperglycemia। तो आपका ऐसा कंडीशन आता है, ब्लड ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जा रहा है, मतलब एकदम आपको बॉडी कंट्रोल ही नहीं है। फिर होता है बीटा सेल्स, जो आपका सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो आपका ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ रहा है ना बॉडी में, उसको कमजोर करता है। अगर ये आपको कम होगा तो आपको टाइप 1 डायबिटीज होता है। और ये अल्फा सेल बीटा सेल्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये आपके लैंग्रेंज में पाए जाते हैं, स्लेट्स ऑफ लैंग्रेंज में। आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ डीप में, आपको मैं बताऊंगा आगे। डायबिटीज बस क्या होता है आपको ये पता रहना चाहिए, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन करता है बॉडी में। इंसुलिन डायबिटीज का बुरा, जब मेरा इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी में, हार्मोन, इंसुलिन एक हार्मोन है, बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या तो हो रहा है तो उसका पुअर यूज कर पा रहा है मेरा बॉडी, तो आपको होता है। बाकी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर मैंने बताया था दूसरा डिजीज के बारे में बात किया था, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम समझते हैं टेंशन बढ़ रहा है। तो मान लीजिए पाइप है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉटल है, अब यहाँ पे क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। अब यहाँ से मैंने ढक्कन निकाला, ढक्कन खोलूंगा, पूरा खोल दूंगा तो पानी तेज गिरेगा। तो वैसे ही होता है, जैसे मेरे ब्लड सप्लाई होता है ना पाइप में, जैसे मान लीजिए पानी जा रहा है, तो क्या होता है, पाइप में कोई पानी जा रहा है तो उसमें साइड साइड में मिट्टी जम गया है, कचरा जम गया है, तो क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो लेवल है वो कम जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि उसका डायमीटर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, नैरो हो गया है। तो इस केस में आपका हाइपरटेंशन होता है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई पाइप जा रहा है, उसके नीचे पूरा पाइप के अंदर कचरा जमा हुआ है, तो कचरा जमा हुआ तो क्या होगा, पानी तेज आएगा, तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। तो वही केस होता है आपका हाइपरटेंशन।
तो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड वेसल्स हैव कंटिन्यूअसली हाई प्रेशर। तो जो भी मेरे ब्लड वेसल्स बॉडी में जाती है ना, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ चुकी हैं। तो जो ब्लड मेरा नॉर्मल जा रहा था पाइप में, वो तेजी से जाएगा, प्रेशर से जाएगा, तो उसके उसी कंडीशन में मेरे को होता है हाइपर टेंशन। तो हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हम सबको पता है जो हार्ट होता है ब्लड पंप करता है मेरे पूरे बॉडी में। तो ब्लड प्रेशर बनेगा ना भाई, हार्ट पंप करेगा। अब मेरा हार्ट पंप करते जा रहा है, ब्लड पंप करते जा रहा है। अब ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड जो ब्लड वेसल्स थे ब्लड ले जा रहे हैं, अब उसमें जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है मान लीजिए। तो क्या हो रहा है, जो भी फैट्स हैं, वेस्ट हैं, सब जमा हुआ है, तो प्रेशर आ रहा है ना उसमें, क्योंकि उतना पतला पाइप है। अब मोटा में तो आराम से निकल जा रहा था ब्लड, पंप हो रहा था हार्ट से, तो अब पतला में तो नहीं जा पा रहा है, तो ब्लड प्रेशर आ रहा है। तो क्रिएटेड बाय द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल तो आर्टरीज के थ्रू जाता है। तो हायर द प्रेशर द हार्डर द हार्ट हैज टू पंप। अब जितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, उतना मुझे हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि भाई ब्लड पास करना है, पहुंचाना है। तो हार्ट भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा ना। तो नॉर्मल जो इंसान का ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 90 टू 60 मिलीमीटर मरकरी होता है। 90-60 एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। उतना मत समझिएगा, बस जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 90 टू 60 से लेकर 120 से 80 मिलीमीटर मरकरी तक रहता है। अगर किसी इंसान का 140/90 जो आगे वाला वैल्यू होता है वो सिस्टोलिक होता है, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। पीछे वाला वैल्यू डायस्टोलिक होता है, ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब मेरा ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मरकरी से बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को जो मेजर करती है उसको डिवाइस को क्या बोलते हैं, स्पेगमैनोमीटर बोलते हैं। तो इतना था आपको हाइपरटेंशन के बारे में पता रहना चाहिए। कैसे हाइपरटेंशन होता है अभी मैंने बताया था आपको, और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है तो बता दीजिए, वरना मुझे आज जितना ही पढ़ाना था इस टॉपिक में, इसी के साथ मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ज़्यादा कुछ था नहीं, इसके कंटेंट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं कहीं पे। एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी, ठीक है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बाकी जो भी डिजीज है ना, जब हम हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को आपको एकदम अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी जो हमारा टॉपिक था एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी, ये आपका क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस का एक बार पीछे चलते हैं, कहाँ तक कंप्लीट हो गया देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट किए थे यूनिट नंबर 1। पेन कहाँ गया, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 हमने पढ़ा था, इसमें मैंने 5 पार्ट बांट दिए थे, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, और आज की क्लास में हमारा ये पहला पार्ट था। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन वाला कंप्लीट हो चुका था, और दूसरा पार्ट फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नोट्स आपको मैं कल अपलोड कर दूंगा। पार्ट ए का किया हुआ है, पार्ट बी का भी आपको कल कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश हिंदी वाला, फिर मैं उसको करके कर दूंगा। फिलहाल आप जाके एंजॉय कर सकते हैं विजयदशमी आपकी, दशहरा एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। फिर हम पढ़ेंगे कल से क्लास में पार्ट सी टेस्ट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी। फिर हमारा जो यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है मिसलिनियस, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए। आपको तीनों कोर्सेज राजस्थान पीटीआई ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सबकी अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। थोड़ी इंटरनेट इश्यूज हो सकती हैं, क्योंकि आज आ रही थी पता नहीं कैसे, ठीक है। तो कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। फिलहाल तो हमारे साथ एक ही लोग जुड़े हुए हैं अभी लाइव क्लास में, आज दशहरा भी है। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। जुड़िएगा, रात को 9 बजे मिलते हैं।